जय हिंद दोस्तों। हम अध्याय 2 को अब पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के क्या क्या आधार हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह क्लास 7 का है बुक है जो झारखंड के स्कूल में चल रहा है अभी, यानी पढ़ाया जाता है। यह पॉलिटी सब्जेक्ट है। इसके पहले मैंने लोकतंत्र के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमसे। झारखंड के किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेटेट हो, जेटेट मेंस हो, चाहे फिर जेक का एग्जाम हो, चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जुड़ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा किया है। आगे है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि हम लोकतंत्र में अपना शासक खुद चुनते हैं वोट के माध्यम से। हर कोई वोट दे करके अपने शासक का चुनाव करता है। ठीक है, अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करता है। उसके बाद है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र, उत्तरदायी राजनीतिक दल तथा बहुमत इसके प्रमुख आधार हैं। यहाँ पे एक शब्द आ रहा है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हर किसी के समझने में इस बात को दिक्कत होता है कि आखिर होता क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वह वयस्क आदमी जिसने अपना उम्र 18 साल से ऊपर पास कर लिया है, यानी उसका उम्र 18 साल से अधिक हो गया है, तो उसको और वह भारत का नागरिक हो तो उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है इंडिया में। ठीक है, उसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार करेंगे। ये अभी हम सारांश पढ़ रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा नीचे हम करेंगे। इसके बाद है निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र। भारत को मतलब कई भागों में चुनावों के आधार पर बांटा गया है। अगर आप किसी क्षेत्र का नागरिक हैं तो आपका जो वोटर कार्ड बनेगा उसी क्षेत्र का बनेगा, उसी निर्वाचन क्षेत्र में आपका बनेगा। उसी तरह अगर आपका दोस्त कहीं दूर में रहते हैं, दूर घर उसका है, तो उसका भी निर्वाचन क्षेत्र कहीं और हो जाएगा। इस तरह से बांटा गया है। इसके बाद है उत्तरदायी राजनीतिक दल। वह राजनीतिक दल जिसको आप पसंद कर रहे हैं या फिर वो आपके लिए काम करने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये सभी चीजें जो है क्या है, ये लोकतंत्र का प्रमुख आधार मान सकते हैं इसको, यानी बहुमत इसके प्रमुख आधार है। ठीक, आगे है जहां एक और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा वर्ग भेद, लिंग भेद को खत्म कर राजनीतिक मान्यता समानता लाने का प्रयास किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा क्या किया जाता है? वर्ग में भेद जो होना है उसको खत्म किया जाता है, क्योंकि वोट देने का अधिकार हम किसी भी लिंग, धर्म, चाहे जाति को देख करके इंडिया में नहीं देते हैं। इंडिया में सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाता है। बस सिर्फ इतना हो कि उसका एज 18 साल से ऊपर हो, भारत का नागरिक हो और भारत के किसी और कानून के द्वारा उससे अमान्य नहीं किया गया हो वोटिंग करने के लिए। समझ रहे हैं? सिंपल है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर उत्तरदायी राजनीतिक दलों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और न्याय संगत प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी ओर क्या होता है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। आप उसको पसंद करते हैं, आप उसको वोट करते हैं, और उस राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि उसने जो भी वादा किया है जनता के प्रति वह उसे पूरा करे। ठीक है, आगे है निष्पक्ष निर्वाचन के बाद गठित सरकार से अपेक्षा रहती है कि वह जनहित के कार्यों में विशेष रुचि लेगी। एक शब्द यहाँ आ रहा है निष्पक्ष निर्वाचन के बाद। ठीक है, निष्पक्ष निर्वाचन के बाद मतलब क्या हो गया कि कोई पक्षपात नहीं किया गया हो चुनाव में। इसके बाद जो सरकार बनेगी उससे हम अपेक्षा करेंगे कि वह जनता के प्रति कार्य करे। ठीक, आगे है इस अध्याय में हम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, निर्वाचन और राजनीतिक दल तथा सरकार की चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसके बारे में आपका क्लास 7 आपको बताया है। अगला है टॉपिक देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके बारे में भी हमने ऊपर में चर्चा किया है, यहाँ पे उसको क्लियर बताया है। लोकतंत्र के पक्षधर मानते हैं कि मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक नैसर्गिक अधिकार है। लोकतंत्र के जो भी पक्षधर है, असल में हम लोग भी लोकतंत्र के पक्षधर है।
जो भी अब यह वीडियो को देख रहे हैं वह भी चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र रहे, यहाँ पर कोई राजतंत्र नहीं आए, राजा का शासन नहीं हो, हम खुद से वोट दे करके क्या करें, अपना शासक चुने, अपना प्रतिनिधित्व को चुनाव करें। ठीक है, यही हम लोग पक्षधर हैं। लोकतंत्र के पक्षधर क्या मानते हैं कि उस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को क्या है, वोट देने का यानी मत देने का क्या है, नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक मतलब इसका अगर पर्यायवाची हम करें तो यह होता है कि प्राकृतिक रूप से, यानी अगर वह भारत का नागरिक है या फिर किसी लोकतांत्रिक देश में रह रहा है कोई आदमी, तो वहां पर उसका जो है मतलब पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से मत देने का अधिकार है। यही है सिंपल। भारत का संविधान प्रत्येक ऐसे वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है। किसको? जो वयस्क व्यक्ति को मतदान का अधिकार देता है जो भारत का नागरिक है। और आगे है, तथा किसी कानून के अंतर्गत मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। समझ रहे हैं? आगे है मूल संविधान। देखिए आगे, मूल संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार था। मूल संविधान मतलब जब 26 जनवरी 1950 को भारत में जो संविधान लागू हुआ था वो तो मूल संविधान हमारा है, सबसे शुरू में वही संविधान हमारे लिए बना था। उसमें भारत के नागरिक जिसका एज 21 साल हो गया है उसी को मत देने का अधिकार था। लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार ने कितना, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा अब यह आयु 18 वर्ष कर दी गई है। कब? देखिए यहाँ पे संविधान का 61वां संशोधन 1988 में हुआ। किसने किया था? तो राजीव गांधी की सरकार ने इस संशोधन को किया, 61वां संशोधन संविधान में, और उसने यह लागू किया कि भारत के वह नागरिक जिसने 18 वर्ष पूरा कर लिया हो उसको मत देने का अधिकार है। सिंपल सा यही बात था। ठीक है, आगे अब यहाँ पे जो है इसका तात्पर्य क्या था जो मैंने समझा दिया है, इसको पढ़ते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक नस्ल, जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। ठीक है, जिसने 18 वर्ष पूरा कर लिया है भारत का नागरिक है, चाहे वह कोई भी नस्ल का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी रंग हो, उसका किसी भी स्थान पर रह रहा हो भारत में, उसको मत देने का नैसर्गिक अधिकार है, यानी प्राकृतिक रूप से उसको मत देने का अधिकार है। ठीक है, आगे है इस तरह लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं स्थानीय सभा शासन के लिए होने वाले चुनाव में वयस्क मतदान के द्वारा प्रतिनिधित्व का चुनाव होता है। यहाँ पे है क्या, लोकसभा या फिर भारत में प्रत्येक राज्य में जो विधानसभा चुनाव होता है, लोकसभा से हम किसका चुनाव करते हैं? एमपी का। विधानसभा में किसका करते हैं? एमएलए का। या फिर स्थानीय चुनाव हो जैसे कि मुखिया का चुनाव होता है। इस सभी चुनावों में क्या होता है, हम वयस्क मताधिकार के माध्यम से यानी अपने वोटिंग सिस्टम से क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व का हम चुनाव करते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसका चुनाव हम करते हैं। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है। अब देखिए, अब भारत के नागरिक हैं तो उसके लिए निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, वह क्या करता है, एक मतदाता सूची बनाता है। ठीक है, उसमें उसका नाम दर्ज रहता है। वोट देते समय आप वो सूची में आपका नाम वहां पे टिक किया जाएगा और आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा वहीं पर। तो यह मतदाता सूची में शामिल कौन करता है नाम, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सिंपल सा जवाब है कि निर्वाचन आयोग इसमें शामिल करता है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्तर के चुनाव के पूर्व मतदाता सूची का संशोधन होता है। जब भी देश में लोकसभा चुनाव हो, चाहे किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो, चाहे किसी राज्य के स्थानीय चुनाव, मुखिया का चुनाव हम कहते हैं, चुनाव हो, उसके पूर्व क्या करते हैं, वहां के निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का संशोधन करते हैं। मतदाता सूची का संशोधन का मतलब क्या होगा, संशोधन मतलब बदलाव करते हैं। तो हर बार बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्वेश्चन तो दिमाग में आता है कि सर हर बार बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि सिर्फ एज 18 साल पूरा हो जाना और भारत का नागरिक होना ही जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। कब? किसको? निर्वाचन आयोग को, कि मेरा उम्र 18 साल हो गया है और मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे
मतदाता सूची में मेरा नाम शामिल किया जाए। तो इसी संशोधन के द्वारा पहला कारण यह हो गया कि जो जिसका उम्र 18 साल हो गया है उसको मतदाता सूची में जोड़ना। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस जो मतलब जिसका मृत्यु हो जाता है तो उसको मतदाता सूची में नाम रखने से क्या फायदा, तो उसको भी क्या किया जाता है, मतदाता सूची से उसका नाम हटा दिया जाता है। इसीलिए मतदाता सूची में संशोधन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक चुनाव के समय। और यह काम कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। ध्यान देंगे, यह काम सबसे अधिक कब होता है, जब किसी राज्य में चुनाव हो। और यह काम सबसे ज्यादा तब होता है जब किसी राज्य में क्या चुनाव हो। ठीक है, आगे, जिसमें नए नाम शामिल होते हैं, कुछ नाम हटाए भी जाते हैं। मताधिकार प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है जो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र में रहते हैं। आपका घर जहां पर है वहां के मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा। कभी कोई व्यक्ति किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो जिस स्थान पर पहले उसका मतदाता सूची में नाम था वहां से हटा करके उसको कहां पर कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर कर दिया जाता है। उसका प्रोसेस अलग है, उस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सोचने के लिए बोला गया है, मतदाता सूची में किनके नाम शामिल किए जाते हैं, मैंने बता दिया है। मतदाता सूची में किनके नाम हटाए जाते हैं, यह भी बता दिया है। मतदाता सूची में समय समय पर संशोधन क्यों आवश्यक है। ठीक, आगे है, मतदान की तिथि को मतदाता निर्धारित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करता है। देखिए क्या होता है, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, वही जो है मतदान का तिथि भी जो है सो बताता है। उस दिन क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर हम लोग क्या करते हैं, अपना मतदान करते हैं। मतदान, अपना वोट का हम लोग दान करते हैं। अब किसके प्रति, जिस प्रतिनिधित्व को आप चुनाव करना चाहते हैं उसके प्रति। पहले मतदान जो है मत पत्र पेटियों के माध्यम से होता था। मत पत्र पेटी मतलब देखिए यहाँ पे इसका चित्र दिया गया है, मतलब कागज है। चलिए बताते हैं क्या होता है। यह कागज है, मान लीजिए 5 व्यक्ति ने अपन मतलब चुनाव में खड़ा हुआ है, 5 व्यक्ति। किसी का चुनाव चिन्ह 1 है, किसी का चुनाव चिन्ह 2 है, किसी का चुनाव चिन्ह ए है, किसी का चुनाव चिन्ह कोई फूल है, किसी का चुनाव चिन्ह गेंद है। ठीक है, अब आपको वोट देना है ये पर, तो क्या करेंगे, एक मुहर आता था, मुहर उस पे आपको लगा देना है इसके ऊपर। अब इसको क्या करना है, फोल्ड करके इस मत पेटी में डाल दिया जाता था। ठीक है, तो ये था मत पेटी का। इस पहले चुनाव इस माध्यम से होता था। अभी भी बहुत सारे देश में इस तरह से चुनाव होता है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसकी गिनती करते इसमें बहुत समय लगता है, पहला चीज। दूसरा चीज, सोचिए इस मत पेटी में किसी तरह से अगर स्याही डाल दिया जाए या फिर पानी डाल दिया जाए तो हमने किसको वोट दिया है पता लगाना मुश्किल हो जाता था। असामाजिक तत्व लोग इस तरह से करते थे। ठीक है, तो इसीलिए इसको हटाना जरूरी समझा गया और भारत में इसको हटा दिया गया। अभी भी चुनाव होते हैं, बाद चर्चा करते हैं। लेकिन अब इसके लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यह क्वेश्चन पूछा गया था सहायक आचार्य में, याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कैसा होता है, देखिए ये है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इसको हम क्या बोलते हैं, ईवीएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि एक साथ कई पदों के लिए होने वाले किसी चुनाव में मतपत्र पेटिका का प्रयोग अभी भी जारी है। ठीक है, मतलब समझिए क्या बोल रहा है, मतपत्र पेटिका का प्रयोग जो अभी भी कई जगह होता है, लेकिन कब होता है, जब एक साथ कई पदों के लिए चुनाव हो रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे समझ जाइए, यहाँ पे देखिए एक चुनाव चिन्ह है, दूसरे प्रतिनिधित्व का चुनाव चिन्ह है, तीसरे प्रतिनिधित्व का चुनाव चिन्ह है। इस तरह से यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इतने लोगों के चुनाव चिन्ह दिए रहेंगे। लेकिन अगर चुनाव में इस नंबर से ज्यादा अगर लोग खड़े हो गए हैं तो क्या करेंगे, मशीन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो वहां पर क्या किया जाता है, ईवीएम को हटाकर मत पेटिका का प्रयोग किया जाता है। मत पत्र पेटिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये हर जगह इस तरह से नहीं हो पाता है, कहीं कहीं इस तरह होता है। अब है क्या, मतदान की सारी प्रक्रिया गुप्त तरीके से होती है, तभी तो हम बोलेंगे निष्पक्ष मतदान हुआ था। ठीक, आगे है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव करना। ठीक, समझिए आगे है, वयस्क मताधिकार के द्वारा जनता अपना प्रतिनिधित्व चुनती है।
हम लोग अपना प्रतिनिधित्व को चुनते हैं। लोकसभा, विधानसभा तथा स्थानीय स्तर के लिए सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, चाहे विधानसभा का हो गया, चाहे मुखिया का चुनाव। भारत में कितने वर्ष में एक बार होता है? 5 वर्ष में एक बार चुनाव होता है। लोकसभा तथा विधानसभा के लिए कभी कभी 5 वर्ष के पूर्व भी चुनाव होते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का हम बात करें तो कभी कभी 5 साल से पहले भी चुनाव हो जाता है। समझ रहे क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चुनाव में किसी एक पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, पूर्ण बहुमत मतलब चलिए अगर 80 सीट है किसी राज्य में, 80 सीट है तो इसको कितना चाहिए? 80 का आधा यानी 1/2 प्लस 1 किसी एक पार्टी को मिला होना चाहिए सीट। अगर नहीं मिला है और कोई और पार्टी उसके साथ गठबंधन करके इस कॉलम को पूरा कर लेता है, कितना 40 प्लस 1 का पूरा कर लेता है, तो वहां पे सरकार बन जाती है। लेकिन यह कॉलम कभी कभी क्या होता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो पूरा नहीं होने की स्थिति में क्या होता है, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाते हैं। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कुछ समय बाद फिर चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, 5 साल से पहले। इसी तरह का लोकसभा में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, चुनाव करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। कौन चुनाव करवाता है? निर्वाचन आयोग। याद रखेंगे, कोई सरकार नहीं, निर्वाचन आयोग चुनाव करवाती है। स्थानीय स्तर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। स्थानीय यानी मुखिया वगैरह का जो चुनाव होता है जिला परिषद का, वो कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग इसका चुनाव करवाता है। ठीक, चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्था करना निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव के संबंधित जितने भी चुनाव कहीं हो रहा है तो वो कौन व्यवस्था करेगा? निर्वाचन आयोग करेगा। किसी स्टेट में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो निर्वाचन आयोग वहां के डीएसपी को जो है सो आदेश देगा। ठीक है, आचार संहिता लग जाता है। इसका मतलब होता है कि उस क्षेत्र में सरकार नहीं है, अब निर्वाचन आयोग के हाथ में है, वहां के प्रशासन के हाथ में वहां का जो भी शासन व्यवस्था वो है। आगे है यह भी जाने सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग केरल में नॉर्थ पाराबूर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव में सीमित मतदान केंद्रों पर 1998 में किया गया था। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो केरल में किया गया था, नॉर्थ पाराबूर विधानसभा, जहां के उपचुनाव में इसका प्रयोग किया गया था। कितने? सीमित मतदान केंद्रों पर। कब? 1998 में। अब एक शब्द आया है उपचुनाव, इसको एक शब्द में बोले तो वह क्षेत्र जहां पर एक विधानसभा के रूप में हम बात करते हैं। विधानसभा में चुनाव होता है विधायक का। अब 5 साल पूरा होने से पहले ही अगर विधायक का मृत्यु हो जाता है, चाहे किसी और कारणवश विधायक अमान्य हो जाते हैं, और भी कोई कारण हो, वह सीट खाली हो जाता है, तो वहां पर चुनाव से पहले उपचुनाव कराए जाते हैं। समझ में आ रहा है? मुख्य चुनाव से पहले ही चुनाव कराना उपचुनाव कहलाता है। हर स्टेट में होता है, लोकसभा चुनाव में भी होता है, यह कॉमन बात है। 1999 के आम चुनाव एवं राज्य चुनाव में कुछ भागों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले ट्रायल में 1998 में केरल में एक विधानसभा के कुछ सीमित मतदान केंद्रों पर हुआ। फिर 1999 में जो चुनाव था उसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2004 से पूर्व भारत में आम चुनाव या राज्य विधानसभा का चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद 2004 के बाद भारत के सभी चुनावों में जो ईवीएम का प्रयोग होने लगा। इस मशीन से वोट करने एवं चुनाव के परिणाम की घोषणा करने में समय की बचत होती है, क्योंकि तुरंत इसमें जो है सो हम लोग ये क्या करते हैं, गिनती कर लेते हैं और वोट देना भी आसान है। इसी प्रकार ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होने लगा। पहले ईवीएम था, पहले क्या था? ईवीएम था। ईवीएम के बाद वीवीपैट का प्रयोग होने लगा। वीवीपैट का यहाँ पे मतलब बताया गया है वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। आपने ईवीएम में कभी अगर वोट किया है तो देखना, अब क्या होता है, ईवीएम के बगल में ही एक डब्बा रहता है जहां पर आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वहां पर आपको दिखाया जाएगा कि एक पर्ची जो है उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ जो है सो कुछ देर तक 7 सेकेंड तक जो है वहां पे लाइट जलेगा और उस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह एक पर्ची में छप करके उसी डब्बे में गिर जाएगा नीचे। इससे क्या होता है, बाद में आप गिनती करके भी पता लगा सकते हैं कि ईवीएम हैकिंग वगैरह तो नहीं है।
तो इसको हम वीवीपैट बोले हुए हैं। अब इसकी व्यवस्था के तहत वोट डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है। जैसे वोट डाले वीवीपैट में जो है सो एक कागज की पर्ची बनेगा और वहीं पे उसी में गिर जाएगा। अब बोलिए, बाद में कभी कभी चुनाव में क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि जो वोट दिया उसकी पर्ची उसको मिलना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है क्या? तो इसका जवाब सिंपल सा है। सोचिए, अपने गांव में अगर मुखिया का चुनाव है, वीवीपैट से चुनाव हुआ, आपने किसी पार्टी को वादा किया है कि हम आपको वोट देंगे। अगर पर्ची आपको मिला है तो पर्ची क्या करेंगे, आप उसको दिखाएंगे। इससे क्या होगा, भेदभाव उत्पन्न होगा समाज में। ठीक है, इसीलिए जो है निर्वाचन आयोग इसको पर्ची देने से मना करते हैं। आगे है, इस प्रकार जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है उसका नाम और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह व्यवस्था इसलिए है कि किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके। वीवीपैट में लगे शीशे के एक स्क्रीन पर एक पर्ची 7 सेकंड तक दिखती है। सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल नागालैंड के चुनाव में 2013 में किया गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे पूरे भारत के मतदान केंद्रों पर उपयोग में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले ईवीएम का चुनाव कब हुआ, मतलब ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था? 1998 में। कहाँ पर? तो केरल में। दूसरा, वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो 1913 में। कहाँ पर? नागालैंड में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे आते हैं। अब निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है उस पर चर्चा करते हैं। अभी तो बहुत बार मैंने निर्वाचन आयोग के नाम लिया है, चुनाव आयोग का भी नाम लिया है। पूछिए। चलिए, पहला है चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। क्या है परिसीमन? इसका मतलब क्या होता है? तो परिसीमन का मतलब होता है किसी देश या फिर राज्य का जो निर्वाचन क्षेत्र था, पहले जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी सीमा का निर्धारण फिर से करना, उसमें बदलाव कर देना। ठीक है, उसी को हम परिसीमन कहते हैं। पहले जो सीमा दिया हुआ था उसमें बदलाव कर देना। और ये कौन करता है? कमेटी करता है। ठीक है, मतलब इसको इस तरह से समझिए कि पहले अगर इस बात करें हम 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में एक क्षेत्र है, एक एरिया है, यहाँ पर जितनी आबादी थी क्या अभी भी उतनी आबादी होगी? नहीं, अब बहुत बढ़ गया होगा। तो तो क्या करते हैं हम? जनसंख्या के आधार पर जो है किसी क्षेत्र का बंटवारा करते हैं। अब आबादी बढ़ गया तो हम उस क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र में भी बढ़ोतरी करेंगे। अगर इस क्षेत्र में 4 टुकड़ा करके जो है सो निर्वाचन क्षेत्र बढ़ाने का जरूरत पड़ेगा तो हम उसको करेंगे, अगर नहीं पड़ा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अभी भारत में जो है पूरे देश में परिसीमन 2026 में होगा, हर राज्य में, हर लोकसभा क्षेत्र में। ध्यान देंगे। चलिए आगे है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। निर्वाचन आयोग का हम काम मतलब पढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग का हम क्या कर रहे हैं? कार्य पढ़ रहे हैं। तो इसका प्रमुख कार्य परिसीमन करना। कोई सरकार नहीं करती है, निर्वाचन आयोग करती है, याद रखेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर में इसका परिसीमन हुआ है। लोकसभा तथा विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण और सीमांकन किया जाता है, सीमा का भी निर्धारण किया जाता है। इसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर के लिए सीटों का निर्धारण तथा सीमांकन करती है। इसी तरह जो है निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग क्या करती है? झारखंड, यानी झारखंड नहीं, किसी राज्य में जो मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत चुनाव होता है, उसमें भी सीमांकन किया जाता है। ठीक है, आगे है मतदाता सूची तैयार करना। यह भी काम मैंने पहले पढ़ा, कौन तैयार करता है? चुनाव आयोग करता है, निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना रहे जो मताधिकार का की योग्यता रखता है। यहाँ पर देखिए, बीएलओ अर्थात बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधित्व के रूप में स्थानीय स्तर पर काम करता है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे, क्या है? बीएलओ जो है वो चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि के रूप में, बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी जो है वो किसके प्रतिनिधित्व के रूप में काम करता है? चुनाव आयोग के प्रतिनिधित्व के रूप में स्थानीय स्तर पर कार्य करता है। और वो क्या करता है? मतदाता सूची को तैयार करने, मतदाता सूची का पुनरीक्षण एवं मतदाताओं के जागरूक करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य बीएलओ के सहयोग से ही चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अब चुनाव आयोग हर गांव जा नहीं सकता है, लोगों को जागरूक भी करना है। नए लोग जो भी बूथ में जुड़े हुए हैं
वोट देंगे प्रथम बार, उसको बताया जाता है कि कैसे ईवीएम पे वोट करना है। ये कौन काम करता है? चुनाव आयोग के अधिकारी के रूप में बीएलओ करता है। हर गांव के क्षेत्र में जो है बीएलओ होता है, वह घर घर जा करके चुनाव से पहले जो है इस जागरूक करता है लोगों को, पहला चीज। दूसरा, मतदाता सूची को तैयार करता है। ठीक है, आगे तीसरा देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। ये भी काम कौन है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। कौन कौन मान्यता मिलता है? एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, एक राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता देता है। चौथा है, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। चुनाव चिन्ह जो दिए जाते हैं किसी को, वो कौन देता है? कौन देता है? तो वो निर्वाचन आयोग देता है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय पार्टी है या फिर राज्य स्तरीय पार्टी जो है, जिसको मान्यता प्राप्त हो गया है, उसका चुनाव चिन्ह चेंज नहीं हो सकता है। चेंज नहीं हो सकता का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि उसको बाद में चुनाव आयोग जो अगर फिर नया चुनाव चिन्ह नहीं दे सकता है, नहीं देगा। जैसे अगर कुछ पार्टी का हम अभी चर्चा करेंगे, उसका चुनाव चिन्ह फिक्स रहता है कि इसका चुनाव चिन्ह, कहीं भी चुनाव होगा ये इसका चुनाव चिन्ह सेम रहेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी, जैसे ये राज्य स्तरीय दल नहीं है, राष्ट्रीय दल नहीं है, उसका चुनाव चिन्ह चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग देता है। कोई निर्दलीय रूप में किसी भी पार्टी से नहीं अगर लड़ रहा है, तो उसको देखना, किसी का जो है मिल जाता है, गैस टैंकी चुनाव चिन्ह मिल गया, किसी खटिया चुनाव चिन्ह मिल गया, किसी को कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह मिल गया, तो ये कौन देता है? ये देता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे है, मतदान से संबंधित तिथियों का निर्धारण भी कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। नामांकन की तिथि, भरे गए आवेदनों की समीक्षा स्क्रूटनी, नाम वापसी की तिथि, मतदान की तिथि का निर्धारण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। देखिए, चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग एक तिथि की घोषणा करती है। प्रत्येक क्षेत्रों की तिथि की घोषणा की जाती है कि चलिए ये चुनाव मतलब निर्वाचन क्षेत्र है, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये निर्वाचन क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे मतदान मतलब प्रतिनिधित्व खड़ा हो रहे हैं। तो चुनाव आयोग डेट दे देता है कि आपको 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में क्या करना है? आपको अपना नामांकन दर्ज करवाना है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक हो गया, आवेदन भरना है, उसमें बहुत सारी चीजें दी जाती है, संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, घर कहाँ है, और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं बाद में नाम वापसी ले लेते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, यह भी कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा वोटिंग कब होगा, उसका निर्धारण कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता, इसका मतलब क्या है? चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है। क्या है? याद रखेंगे, चुनाव आचार संहिता राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए क्या है? एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय होता आवश्यक है। निर्वाचन आयोग आचार संहिता तैयार करती है और चुनाव से पहले इसे लागू करवाती है। ठीक है, आगे है राजनीतिक दल। क्या है राजनीतिक दल? लोकतंत्र में जरूरी है इसका, इस पे चर्चा करेंगे हम। किसी भी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की ही बुनियाद है। राजनीतिक दल किसकी बुनियाद है? प्रजातंत्र की यानी लोकतंत्र की बुनियाद है। अगर राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो क्या होगा? हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी लोगों में, हर कोई चाहेगा कि हम जो है सो यहाँ का राजा बन जाए, मारकाट प्रारंभ हो जाएगा, तो फिर राजतंत्र की ओर हम चल जाएंगे। आगे है, दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। चुनाव में राजनीतिक दल अपनी पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा कर जनता को योग्य मौका देते हैं कि वे अपना योग्य प्रतिनिधि चुन सके। हर पार्टी अपना एक प्रतिनिधित्व खड़ा करता है हर निर्वाचन क्षेत्र में। जनता जिसको अधिक वोट दे करके जिताती है, उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वही नेता करता है। राजनीतिक दलों का महत्व इस बात से भी निहित है कि जिससे जनमत का निर्माण में सहायता मिलती है। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करती है। ठीक, अब राजनीतिक दल क्या करता है?
चुनाव से पहले अपना प्रचार करने जाती है, सभी राजनीतिक दल जाता है। वह क्या करेगा, जो वो काम करने वाला है जनता को वह बात बताता है। बहुत सारी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो राजनीतिक पार्टी कभी पूरा नहीं करती है, झूठ में जनता को बरगलाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जोरदार तरीके से प्रचार होता है ताकि चुनाव जीत सके हम। चाहे ऐसा कि बहुत सारे स्कूल बनाएंगे हम, बहुत जो है बिजली फ्री कर देंगे, चाहे बहुत सारी और भी योजनाएं हैं जो लागू की जाती है, मतलब बोला जाता है। चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर ये सरकार का निर्माण करते हैं। अभी स्पष्ट बहुमत का बात वही हम बोले थे, क्या बोले थे, जितना सीट है उसका हाफ प्लस वन स्पष्ट बहुमत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आगे आते हैं, यदि बहुमत प्राप्त ना हो तो प्रतिपक्ष के रूप में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है। अगर कोई पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती है तो जो विपक्ष में जो सरकार मतलब पार्टी होती है उसका भी काम होता है कि वह सरकार पर दबाव बनाए काम करने के लिए जनता के प्रति, जो उसने जनता को वादा किया था उसको, तो उसकी भी भूमिका होती है। ये जनता की आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखती है। चुनाव के समय जो घोषणा सरकार करती है अगर वह भूल गया है तो जो विपक्ष में यानी प्रतिपक्ष जो पार्टी है वो उसको याद दिलाते रहती है। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। आगे है, स्वाधीनता आंदोलन में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। याद रखेंगे, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, भारतीय साम्यवादी दल 1924 में अस्तित्व में आया था, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। अगर एग्जामिनर चाहे क्वेश्चन पूछना तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाया जा सकता है पार्टी का जो है डेट पूछ करके। आगे, भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। बहुदलीय व्यवस्था वाला देश मतलब बहुत सारे दल हैं यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ दलों को राष्ट्रीय दल तथा कुछ अन्य को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। कौन देता है, निर्वाचन आयोग देता है मान्यता प्राप्त। राष्ट्रीय दल होने के लिए निम्न शर्तों में से किसी एक को पूरा करना जरूरी है। अब कोई पार्टी अगर राज्य स्तर पर चुनाव लड़ रही है तो क्या उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दे दी जाएगी, तो नहीं दी जाती है। उसके लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उस शर्त को पूरा करने पर उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हो जाती है। चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हो। जितने लोकसभा सीट हैं भारत में उसमें से क्या कम से कम 2% सीट लाना होगा किसी राजनीतिक दल को, और ये सीट कहां से, 3 राज्यों में लाया गया हो। तीनों राज्यों में 2-2% कम बात नहीं है, 3 राज्य में से लाया गया। किसी राज्य में आप 1 सीट भी ला सकते हैं, किसी राज्य में 3 सीट भी ला सकते हैं। इस तरह से टोटल जो है 2% सीट लाना होगा, पहला हो गया। दूसरा है, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में से 6% वोट मिलना चाहिए तथा साथ ही लोकसभा की 4 सीटें भी हासिल होनी चाहिए। देखिए ध्यान देंगे क्या है, 4 राज्यों से 6% वोट, जरूरी नहीं है ये 4 राज्य में जो है लोकसभा तो विधानसभा में सीट जीता गया हो, ये जरूरी नहीं है। अगर हम विधानसभा का बात करें तो ये वाला समझ रहे हैं। दूसरा एक और है कंडीशन इसी के साथ कि लोकसभा की 4 सीट भी होनी चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशन हो गया। तीसरा है, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम राज्य स्तरीय पार्टी की को उसको बना देंगे हम। ठीक है, ये भी है। कौन कौन पार्टी है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों की सूची, 6 जो है राष्ट्रीय पार्टी है भारत में मान्यता प्राप्त। कौन कौन है, पहला है बीजेपी, दूसरा है आईएनसी यानी राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, चौथा है आम आदमी पार्टी, पांचवा है बहुजन समाजवादी पार्टी और छठा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनपीपी। नहीं नहीं सॉरी, ये नहीं है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नहीं है, एनपीपी नेशनल पीपुल्स पार्टी। 3 हो गया। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी पर थोड़ा मुझे संदेह है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे बाद में। तो ये 6 पार्टियों की बात हो रही है। अगला है,
देखिए इस पार्टी का चुनाव चिन्ह दिया गया है। देखिए, इसी तरह राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इस समय विभिन्न राज्यों में कुल 48 पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की गई है। भारत में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल निम्न है। पहला कौन है? आईसू। दूसरा कौन है? जेवीएम। तीसरा है आरजेडी। जेएलके मानी जयराम महतो की पार्टी पर अभी तक जो है चुनाव आयोग ने घोषणा कुछ नहीं की है। तो हम अभी 3 लेकर के चल रहे हैं। भारत झारखंड का बात करें तो अब क्वेश्चन आता है बीजेपी और आईएनसी यानी कांग्रेस दोनों पार्टी का। तो ये राज्य स्तरीय पार्टी है, तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो राज्य स्तर की पार्टी भी खुद से हो ही जाती है। तो हम यहाँ राज्य स्तर की अगर पूछा जाए 3 ही याद रखेंगे। ठीक है। आगे है लोकतंत्र में सरकार की अहम भूमिका होती है। एक उत्तरदायी सरकार का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक है। यानी उत्तरदायी, जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के लिए काम करने वाली सरकार लोकतंत्र में रहना बहुत जरूरी है। अगर जनता के लिए काम कोई सरकार नहीं कर रही है तो उस क्षेत्र में क्या होगा? लोगों की भावनाएं जैसी आहत होगी, जनता उग्र प्रवृत्ति के होंगे और लड़ना चालू कर देंगे सरकार के खिलाफ। तो क्या होगा? लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब हम बांग्लादेश का उदाहरण अभी हाल ही में देख सकते हैं। सरकार संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए नियम एवं कानून बनाती है। सरकार कोई भी तरह से कानून कुछ भी नहीं बना सकता है। इसका एक दायरा है, संविधान के दायरे में रह के जो है जनता के लिए कानून बनाती है और नियम बनाते हैं। सरकार में आम जनता का प्रतिनिधित्व उसके द्वारा चुने गए जन प्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वास्तव में सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम जन प्रतिनिधियों का होता है। जनप्रतिनिधि शब्द के बारे में चर्चा हमने किया है। हम क्या करते हैं? एक जनता है, हम क्या करते हैं? जनप्रतिनिधि को वोट करते हैं। जनप्रतिनिधि क्या करता है? हमारे लिए सरकार चुनाव करते हैं अपने समर्थन के माध्यम से। ठीक है। एक्चुअली हम लोग को पहले ही पता चल गया जाता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम इस व्यक्ति को वोट ना दे करके हम क्या देते हैं? जनप्रतिनिधि को वोट देते हैं। ठीक है। तो हम लोग काम मांगने के लिए कहाँ जाएंगे? जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। यानी अपने क्षेत्र का विधायक बात कर सकते हैं, अच्छा सांसद बात कर सकते हैं। ये सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। भारत में सरकार के गठन में बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारत में सरकार के गठन के लिए किसका? बहुमत के सिद्धांत को अपनाया गया, यानी जो भी पार्टी बहुमत पूरा करेगा वो सरकार बना लेगा। आगे, लोकसभा में चुनाव के पश्चात सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। बहुमत प्राप्त वही हम बता रहे हैं। अगर टोटल 1 सीट है, अगर किसी राज्य या तो देश का टोटल 1 सीट है तो इसमें 1/2 प्लस 1 सीट लाना होगा। ठीक है। यदि किसी दल को अकेले सदन में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक दल गठबंधन करते हैं। अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो क्या करते हैं हम लोग? और पार्टी को साथ में लेकर गठबंधन कर लेते हैं और सरकार बनाते हैं। इस तरह किसी दल या दलों के समूह का नेता प्रधानमंत्री बनता है। कौन बनेगा? सभी दल के लोग क्या करते हैं? एक व्यक्ति के प्रति अपना समर्पण अदा करते हैं और वह नेता क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। इसी तरह विधानसभा में, इसी तरह राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या एक से अधिक दलों के समूह के नेता को हम प्रधानमंत्री पद के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है। केंद्र में जो स्थिति प्रधानमंत्री की होती है वह स्थिति राज्यों में मुख्यमंत्री की होती है। हम केंद्र स्तर पर जो भी बात करें प्रधानमंत्री की है, वहीं पे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री है। उस तरह का काम प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अकेले नहीं लेते हैं। ठीक है। अकेला फैसला लेना मतलब एक तंत्र हो जाएगा। दोनों के अकेला फैसला लेना एक तंत्र के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। राजतंत्र में एक तंत्र था, राजा अकेले फैसला कभी कभी ले लेता था, तो वो लोकतंत्र में नहीं होता है। इसके लिए मंत्रिमंडल एवं मंत्री परिषद की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ठीक है। मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं, याद रखेंगे। मंत्री परिषद में कई प्रकार के मंत्री होते हैं। भारत में 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? भारत में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा राज्य मंत्री एवं स्वतंत्र प्रभाव के राज्य मंत्री। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? तो कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए हम इस तरह समझते हैं। अगर हम शिक्षा विभाग का बात करें तो शिक्षा विभाग में जो कैबिनेट मिनिस्टर रहेगा
वह अपने विभाग का अध्यक्ष रहेगा। अब वहां पर क्या किया जाता है, शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री भी बना दिया जाता है, चाहे समतत्व प्रभार के भी राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसके ऊपर ज्यादा दबाव ना बने, बाकी मंत्री लोग भी मिल करके उस काम को हल्का कर सके, इसलिए बनाए जाते हैं। लेकिन सारा किसके हैंड में रहता है? कैबिनेट मिनिस्टर के हैंड में रहता है। समतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री का दर्जा कैबिनेट स्तर का होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को शामिल किया जाता है, लेकिन मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाता है? सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री जो हैं उसको शामिल किया जाता है। सरकार के महत्वपूर्ण फैसले मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। जिस दल को संसद में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है वे विपक्ष में रहते हैं। जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला वह विपक्ष में रहता है। विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। विपक्ष का काम क्या है? सरकार अगर निरंकुश हो रहा है, यानी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं उठा रहा है, काम नहीं कर रहा है, अत्याचार कर रहा है जनता पे, तो विपक्ष क्या करेगा? जनता को जागरूक करेगा और सरकार को भी इसके बारे में आगाह करेगा, विरोध करेगा। विपक्ष का काम है। इसी तरह विपक्षी दल भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि निरंतर जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है? जनप्रतिनिधि यानी जिसे आपने वोट दिया है वो निरंतर क्या करेंगे? जनता के कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो गठबंधन सरकार कहलाती है। देखिए नया डिफिनेशन हम लोग को मिला है, जब एक से अधिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। केंद्र तथा राज्यों में कई बार गठबंधन सरकार का गठन हो चुका है। केंद्र तथा हर राज्यों में गठबंधन सरकार का गठन हमेशा होता रहा है, ये नई बात नहीं है। आगे है, यह भी जाने, क्या है जानना? चुनावी साक्षरता, इसके बारे में। चुनाव आयोग लोगों को चुनाव प्रणाली के प्रति जागरूक करने के लिए चुनावी पाठशालाएं आयोजित करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा चुनावी पाठशालाएं कौन आयोजित करती है? तो याद रखेंगे चुनाव आयोग करती है। इसका उद्देश्य बच्चों एवं युवा मतदाताओं को मत का महत्व समझाना है। वोटिंग के लिए लोगों को उत्साहित भी करना है। बहुत लोग चाहता है कि नहीं क्यों जाएंगे वोट देने, मेरा एक वोट से क्या हो जाएगा। तो इसके प्रति भी जो है चुनाव आयोग क्या करता है? लोगों को जागरूक करता है। मतदाताओं को मतदाता पंजीकरण और ईवीएम व वीवीपैट के बारे में लोगों को जागरूक करना आदि है। ये सब कहाँ होता है? चुनावी पाठशाला में ये सब किया जाता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतदाता यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है चैप्टर आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। मैंने पूरी डिटेल से बताने का प्रयास किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ये सभी और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके लिए कोई भी मूल्य नहीं लगता है, लेकिन इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नई